मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। एक बार फिर से आप सभी का इतिहास की कक्षा में स्वागत है। आज हम क्लास 10+2 का सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं। इसका भाग 2 हम पढ़ेंगे, जिसमें आज के जो विषय रहेंगे सेकंड चैप्टर के जो टॉपिक्स रहेंगे, सब टॉपिक्स, उसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे अशोक का धम्म, अशोक के शिलालेख तथा अभिलेखों के बारे में, अशोक की महानता के क्या कारण थे, और मौर्य साम्राज्य का प्रशासनिक प्रबंध। तो उसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मौर्य प्रशासन प्रबंध। बहुत ही ज़रूरी ये प्रश्न है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्ज़ाम में ये प्रश्न आपको 4 या फिर 5 नंबर के प्रश्न में पूछा जाएगा। तो आपने उसमें जो सबसे पहले हम बात करेंगे इस टॉपिक में, वो है केंद्रीय शासन प्रबंध। मौर्य साम्राज्य का केंद्रीय शासन प्रबंध। अलग से भी ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि मौर्य साम्राज्य के केंद्रीय प्रबंध का वर्णन करो। उसके बाद प्रांतीय प्रशासन प्रबंध। उसके बाद हम पढ़ेंगे जिला का शासन, और लास्ट में हम पढ़ेंगे वित्तीय प्रबंध। इसके साथ में ही हम पढ़ेंगे जो मौर्य प्रशासन प्रबंध से और चीज़ें उनके बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं केंद्रीय शासन प्रबंध। केंद्रीय शासन प्रबंध की अगर हम बात करें तो राजा सबसे शक्तिशाली था। हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि मौर्य साम्राज्य में राजा सबसे शक्तिशाली था, सारी शक्तियाँ उसके हाथ में थी, और इस पर का रूप उसे धरती पर माना जाता था। उसके मुंह से निकले हुए शब्द कानून समझे जाता था, और जितने भी पद थे उन सभी पर नियुक्तियाँ राजा के द्वारा की जाती थी, और राजा का दायित्व था कि वो प्रजा के सुख के लिए कार्य करें। मंत्री परिषद जो दूसरा महत्वपूर्ण इसमें हमारा टॉपिक रहेगा, मंत्री परिषद। बहुत सारे मंत्रियों की नियुक्ति राजा करता था, ताकि वो मंत्री उसे विभिन्न क्षेत्रों में सलाह दे सकें। उनकी सलाह को मानना या ना मानना सारा राजा के ऊपर डिपेंड करता था। अलग अलग विभागों के अलग अलग मंत्री होते थे जो राजा को केवल सलाह दे सकते थे, लेकिन उन सलाहों को मानना या न मानना इट्स ऑल डिपेंड ऑन द किंग, क्योंकि राजा सर्वे सर्वा था। अगर हम बात करें मंत्री परिषद में, तो सबसे महत्वपूर्ण मंत्री जो था वो प्रधानमंत्री होता था। प्रधानमंत्री प्रत्येक कार्य, जितने भी कार्य राज्य में होते थे या जितने भी और मंत्री थे, उन सभी विभागों के बारे में राजा को परामर्श देता था। और क्योंकि इस पद पर बहुत ही विद्वान व्यक्ति को नियुक्त किया जाता था, बहुत ही जो इस पद के लिए सूटेबल होता उसको नियुक्त किया जाता था, तो राजा प्रधानमंत्री के लगभग सभी जो परामर्श थे उनको मानता था। चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें तो उसके शासनकाल में जो प्रधानमंत्री रहे हैं वो कौटिल्य रहे हैं। कौटिल्य बहुत ही महान विद्वान थे, और चंद्रगुप्त मौर्य उनकी बात को मानता था। दूसरा इसमें पुरोहित। राजा प्रधानमंत्री के बाद पुरोहित दूसरा सबसे शक्तिशाली मंत्री था। वो धार्मिक विषयों के बारे में राजा को परामर्श देता था। उसके बाद सेनापति, सेना का मुखिया होता था। सन्निधाता, मैंने पहले भी बात की थी कि ये प्रश्न 2 नंबर के प्रश्न में आता है। तो सन्निधाता वो राज्य का प्रधान कोषाध्यक्ष था। समाहर्ता वह कर निर्धारण का सर्वोच्च अधिकारी था। ये दोनों प्रश्न सन्निधाता और समाहर्ता एग्जामिनेशन में अलग से 2-2 नंबर के पूछे जाते हैं, तो मैं अलग से इसको नहीं करवा रहा हूँ। आप लोगों ने यहीं से इसको पढ़ लेना है कि सन्निधाता राज्य का प्रधान कोषाध्यक्ष होता था, जबकि समाहर्ता कर निर्धारण का सर्वोच्च अधिकारी होता था मौर्य शासन काल में। इसके अलावा अमात्य न्याय और प्रशासनीय मंत्री होता था, और दंडपाल पुलिस विभाग का प्रमुख था। तो केंद्रीय शासन प्रबंध में मंत्रियों की अगर बात करें, मंत्री परिषद के राजा के बाद, राजा तो हमने बात कर ली कि राजा सबसे शक्तिशाली होता था, लेकिन अगर हम मंत्री परिषद की बात करें तो प्रधानमंत्री लगभग सभी जो विभाग होते थे उन पर राजा को सलाह देता था, परामर्श देता था, और राजा मैक्सिमम टाइम उसके जो परामर्श थे उनको मान लेता था। साथ में ही दूसरा जो महत्वपूर्ण मंत्री था
पुजारी, मंत्रिपरिषद में जो व्यक्ति रहता पुजारी, जो राजा को धार्मिक विषयों के ऊपर परामर्श देता था। सेनापति सेना का मुखिया होता था, जबकि सन्निधता राज्य का कोषाध्यक्ष और समाहर्ता और राज्य का कर निर्धारण, करों को निर्धारित करना इसके ऊपर डिपेंड करता था और राजा को ये परामर्श देता था कर बढ़ाने या घटाने के लिए। अमात्य न्याय और प्रशासकीय मंत्री था, जबकि दंडपाल पुलिस विभाग का प्रमुख था, जिसका मुख्य कार्य शहरों में नगरों में शासन व्यवस्था को बनाए रखना था। तो ये महत्वपूर्ण मंत्री रहे हैं मौर्य शासनकाल में। इसके बाद हम बात करते हैं प्रांतीय शासन प्रबंध की। तो हमने पहले डिटेल में पढ़ लिया है ये, लेकिन आज रिवीजन की अगर हम बात करें तो आप लोगों ने फटाफट से इसको पढ़ लेना है कि मौर्य शासनकाल चंद्रगुप्त मौर्य के समय में 4 प्रांत थे, जबकि कलिंग युद्ध के पश्चात मौर्य शासनकाल या मौर्य जो साम्राज्य था उसके प्रांतों की संख्या 5 होगी, क्योंकि इसमें कलिंग को जोड़ दिया गया। इन प्रांतों की अगर हम बात करें तो सबसे पहला प्रांत मध्य प्रांत था, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। दूसरा जो प्रांत था वो उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत, जिसकी राजधानी तक्षशिला थी। पूर्वी प्रांत, इसकी राजधानी उज्जैन थी और चंद्रगुप्त मौर्य ने उज्जैन में अशोक को गवर्नर नियुक्त किया था। दक्षिण प्रांत, जिसकी राजधानी स्वर्णगिरी थी। और लास्ट में कलिंग प्रांत, जिसे अशोक के शासनकाल में जीता गया था, इसकी राजधानी तुशाली थी। प्रांत के जो मुखिया होते थे कुमार होते थे, जैसे कि हमने पढ़ा कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में उज्जैन का जो मुखिया था वो अशोक था, जबकि तक्षशिला में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने बड़े पुत्र सुसीम को नियुक्त किया था। इन पदों पर राजकुमार और राजकुमारों को ही नियुक्त किया जाता था। वो प्रांतों में शांति और शासन व्यवस्था को देखना कुमारों का मुख्य कार्य होता था, जबकि लोगों के कल्याण के लिए वो कार्य करते थे। तो प्रांतीय प्रशासन प्रबंध में 5 प्रांत, 4 चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, जबकि 1 प्रांत अशोक के शासनकाल में मौर्य साम्राज्य में मिलाया था, जिसका नाम था कलिंग। नेक्स्ट है जिला प्रबंध। जिला प्रबंध की अगर हम बात करें तो जिले के मुखिया को प्रादेशिक कहा जाता था और इसके साथ साथ में और भी बहुत सारे अधिकारी होते थे, जिसमें रजुक जो भूमि का सर्वेक्षण करता था, जबकि युक्त लेखाधिकारी था। मौर्य शासनकाल में जो आय का मुख्य स्रोत था वो भू राजस्व था। ये भू राजस्व 1/4 से 1/6 भाग तक लिया जाता था, जिसे भाग कहा जाता था। मतलब कि इस कर को जो भू राजस्व था उसको भाग कहा जाता था। मौर्य शासनकाल में इस भाग का जो प्रतिशत था वो 1/4। 1/4 मतलब कि अगर 1 क्विंटल है, 100 किलो है, तो उसका 25% जो है वो कर के रूप में लिया जाता। कई बार बार जो है 1/6 भाग भी लिया जाता था। तो मौर्य जो शासक थे बहुत ही दयालु थे और वो परिस्थितियों के अनुसार कर लेते थे। इसके बाद अगला जो हमारा टॉपिक इसमें एग्जामिनेशन में आपको आता है, तो ये हमारा पहला प्रश्न था जिसमें जो हमने आज डिस्कस किया। एग्जाम में आता है मौर्य प्रशासन प्रबंध, जिसमें हम सबसे पहले करते हैं केंद्रीय प्रबंध, जिसमें राजा, मंत्रिपरिषद में सबसे पहले प्रधानमंत्री, फिर पुरोहित, सेनापति, सधियंता, समाहमात्य और दंडपाल। उसके बाद प्रांतीय प्रशासन प्रबंध, इसमें 4 प्रांतों की हमने बात की। 5वां प्रांत अशोक के शासनकाल में जुड़ा, जिसे कलिंग कहा जाता है। और साथ में जिला प्रबंध में हमने बात की प्रादेशिक की, युक्त की, रजुक की। और अब हम बात कर रहे हैं दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न, अशोक तथा बौद्ध धर्म का प्रसार। ये प्रश्न एग्जामिनेशन में 5 नंबर में पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए अशोक ने क्या क्या कदम उठाए। तो जहाँ तक बौद्ध धर्म की बात है, अशोक के शासक बनने से पहले भी बहुत सारे राजा बौद्ध धर्म के प्रसार में उनका योगदान दिया, चाहे बात अजातशत्रु या बिंबिसार की हो या बाद में कनिष्क की हो। लेकिन जितना प्रसार अशोक के शासनकाल में बौद्ध धर्म का हुआ, उतना किसी भी शासक के शासनकाल में नहीं हुआ। सबसे पहले बौद्ध धर्म को उसने राज्य धर्म घोषित किया, जिसके कारण बहुत सारे लोगों ने बौद्ध धर्म को अपनाया। शिलालेखों, अभिलेखों पर बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को खुदवाया गया। बहुत सारे आप देख सकते हो, सांची स्तूप के ऊपर भी एक शिलालेख है, स्तंभ लेख है, सॉरी, ये शिलालेख भी और स्तंभ लेखों पर भी उसने बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को जो है वो खुदवाया था।
धर्म यात्राएं उसने लुम्बिनी, बोध गया, सारनाथ और कुशीनगर की धर्म यात्राएं की, जिसके कारण बहुत सारे लोग उसके साथ जुड़े। साथ में ही बौद्ध विहारों और स्तूपों का निर्माण करवाया गया। तीसरी बौद्ध सभा का आयोजन 251 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र में किया गया, जिसके जो अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तीस थे। तो बौद्ध धर्म के प्रसार में अशोक ने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। ठीक है, अगर हम बात करें एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि बौद्ध धर्म के प्रसार में अशोक के योगदान की बात करें तो सबसे पहले उसने बौद्ध धर्म को राज्य धर्म घोषित किया, शिलालेखों और अभिलेखों पर बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को खुदवाया, धर्म यात्राएं की, जिसमें लुम्बिनी जो कि बौद्ध महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान था, बोध गया जहाँ पे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, सारनाथ जहाँ सबसे पहले उन्होंने अपना उपदेश दिया था, और कुशीनगर जहाँ पे उनको निर्वाण प्राप्त हुआ था। वहाँ उन सभी स्थलों की यात्राएं अशोक ने की। बौद्ध विहारों और स्तूपों का निर्माण अशोक के द्वारा करवाया गया। और तीसरी बौद्ध सभा का आयोजन भी एक महत्वपूर्ण घटना रही है अशोक के शासनकाल में। तो इस प्रकार से बौद्ध धर्म के प्रसार में अशोक ने कोई कमी नहीं छोड़ी। तो ये प्रश्न 4 या 5 नंबर में आता है, आप लोगों ने इसको लर्न करना है। नोट्स इसके हमने पहले आपको दे दिए हैं। नेक्स्ट है अगला प्रश्न जो एग्जामिनेशन में कई बार पूछ लिया जाता है, 2 नंबर में भी पूछा जाता है, कई बार 3 नंबर में और कई बार 4 नंबर में भी इसे पूछा जाता है। अशोक का धम्म वो उसके सिद्धांत। जैसे कि हमने पहले भी बात की थी कि अशोक ने एक नए धर्म की स्थापना की थी। ये धर्म बौद्ध धर्म से अलग था, बल्कि ऐसा माना जाता है कि सभी धर्मों की अच्छी अच्छी बातों को इस धर्म में अशोक ने लिया। इसकी मुख्य शिक्षाओं की अगर हम बात करें तो उसमें बड़ों का सम्मान करना, छोटों से प्रेम करना, सत्य, अहिंसा, दान, पवित्र जीवन जीना और कर्म सिद्धांत पर विश्वास, ये महत्वपूर्ण इसकी शिक्षाएं रही है। तो ये प्रश्न भी आप लोगों ने सही से पढ़ लेना, बहुत ज़रूरी टॉपिक है, बहुत ज़रूरी प्रश्न एग्जामिनेशन में ये आता है। नेक्स्ट है अशोक की महानता के कारण। ये प्रश्न भी 5 नंबर के प्रश्न में बहुत बार पूछा जाता है कि क्या कारण थे कि अशोक को महान कहा जाता है। तो सबसे पहले विशाल साम्राज्य की उसने स्थापना की। हालांकि चंद्रगुप्त मौर्य से उसे उत्तराधिकार में एक बहुत बड़ा साम्राज्य मिला था, लेकिन कलिंग युद्ध को इसमें ऐड करके उसने इस साम्राज्य को और ज़्यादा विशाल बना दिया। सुदृढ़ शासन व्यवस्था, अशोक एक महान प्रशासक भी था, उसने एक सुदृढ़ शासन व्यवस्था की स्थापना की। अशोक का धम्म, जिसमें हमने बात की कि उसने एक धम्म की स्थापना की जिसमें अच्छे अच्छे धर्मों की सभी शिक्षाओं को लिया गया। बौद्ध धर्म का प्रसार, बौद्ध धर्म के प्रचार में अशोक ने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। उसने शिलालेखों की अभिलेख शिलालेख खुदवा में जो है वो बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को खुदवाया। साथ में ही उसने बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए धर्म महामात्रों की नियुक्ति की, अनेक स्तूपों और विहारों का निर्माण करवाया। कला के क्षेत्र में उन्नति उसके शासनकाल में हुई, कला और साहित्य के क्षेत्र में बहुत सारी उन्नति उसके शासनकाल में हुई। और साथ में उसने शांति की नीति अपनाई। उसने युद्ध का त्याग कलिंग युद्ध के बाद कर दिया और शांति की नीति पर वो चला, जिसके कारण उसे महान शासक माना जाता है। ठीक है, तो ये प्रश्न एग्जामिनेशन में आता है। नेक्स्ट अशोक के अभिलेख। अशोक के अभिलेखों की अगर बात करें तो बहुत सारी जगहों पर ये उसने खुदवाए। और 1837 ईस्वी में हालांकि जेम्स प्रिंसेप ने इन अभिलेखों पर लिखी गई जो लिपि थी उसको पढ़ लिया था। हालांकि पढ़ना इसको मुश्किल था, लेकिन उसने पढ़ लिया था। अशोक ने अपने शासनकाल के में अलग अलग स्थानों पर अनेक स्तूपों और अनेक स्तंभों और अभिलेखों को एस्टेब्लिश करवाया और उसमें बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को उसने वर्णित किया। साथ में ही उसने अपने जो अधिकारी थे उनको भी आदेश दिए कि वो जनता के साथ पुत्र जैसा व्यवहार करें। तो ये प्रश्न एग्जामिनेशन में आते हैं, आप लोगों ने इसको सही से कर लेना है। ये सभी प्रश्न जो ये सबसे पहले हम बात करते हैं मौर्य साम्राज्य का प्रशासनिक प्रबंध, ये 4 या 5 नंबर में आता है। उसके बाद हम बात करते हैं बौद्ध धर्म के प्रसार में अशोक का योगदान, ये भी बड़े प्रश्न में आता है। साथ में अशोक का धम्म और उसके सिद्धांत और अशोक की महानता के कारण। और लास्ट वन इज जो कि इम्पोर्टेंट है अशोक के अभिलेख। हालांकि ये प्रश्न एग्जैक्ट जो है वो बड़े प्रश्न में बहुत कम आता है, लेकिन फिर भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन बाकी के जो प्रश्न है अशोक की महानता के कारण, अशोक का धम्म, उसके सिद्धांत, बौद्ध धर्म के प्रसार में अशोक का योगदान और मौर्य प्रशासनिक प्रबंध, ये
चारों के चारों प्रश्न आपको इसमें से मैक्सिमम प्रश्न जो एग्जामिनेशन में आपसे पूछे जाएंगे, तो आप लोगों ने सही तरीके से लर्न कर लेने हैं। होप कि आपको कोई वीडियो जो है वो फ़ायदा देगी। इसी उम्मीद के साथ कल की वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस